गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स ऑफ एसएसटी में। कल थोड़ा सा लंबा हो गया था हमारा जो वीडियो है, जिसके कारण जो है कुछ लास्ट में जो होमवर्क हम देते हैं वो रह गया था। तो आज जो है कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। राइट द सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस। Write the social condition of France before the revolution। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस के सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज, इन वर्ड कॉमा लिखिएगा, सबसिस्टेंस क्राइसिस। What is subsistence crisis? Question mark. Explain any three factors. Explain any three factors responsible for the same. Explain any three factors responsible for the same. हिंदी में लिखिए। जीविका संकट से आप क्या समझते हैं? जीविका संकट को इनवर्ट कॉमा में, जीविका संकट से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसके लिए उत्तरदायी तीन कारणों का वर्णन करें। इसके लिए उत्तरदायी तीन कारणों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। राइट द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का वर्णन करें। और लास्ट क्वेश्चन लिखिए, जो आज हम लोग पढ़ने वाले जिस टॉपिक के, एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स, एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, of the Constitution of France drafted in 1791। drafted in 1791, 1791 में निर्मित फ्रांस के संविधान की किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन करें। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमने कर लिया था सारा काम, हमने देख लिया था कि फ्रांस की स्थिति कैसी थी, उसका सोशल कंडीशन कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, उसका पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, और कैसे मिडिल क्लास का जब राइज हुआ तो उन लोगों ने जो प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी जो है उसको समाप्त करने की और इक्वलिटी पे आधारित जो है सोसाइटी के निर्माण की बात की। फिर उसी में साथ साथ हमने ये भी बात किया था कि फिलोसफर्स का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल था, खासकर रूसो जैसे व्यक्ति का, जॉन लॉक जैसे व्यक्ति का और मोंटेस्क्यू जैसे लोगों का इस रिवॉल्यूशन के लिए बैकग्राउंड तैयार करने में बहुत ज़्यादा निर्माण था। अब आज जो हम लोग इस चैप्टर में आगे जो कंटिन्यू करेंगे, हम इस बात को देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई जिसके कारण क्रांति हो गई। मैं कल भी बोला था कि इससे पहले भी 1789 से पहले भी समय समय पर किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता था, लेकिन वो व्यवस्था को बदलने में वो सफल नहीं हो पाता था। वो क्रांति, छोटे मोटे विद्रोह होते रहते थे। 1789 में जैसा हमने पहले ही कहा कि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गई थी। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय ये था कि टैक्स लोगों पे बढ़ाया जाए। जब टैक्स बढ़ेगा तो राज्य का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा, राज्य का आमदनी बढ़ जाएगा। लेकिन समस्या ये था कि जो टैक्स फ्रांस में लोग जो देने वाले थे वो सारे के सारे थर्ड स्टेट के लोग थे। मैंने पहले बताया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स देने से बाय बर्थ जो है वो छूट मिली हुई थी। एक चीज और याद रखिएगा 1 मार्क्स के लिए, कि ये जो टोटल जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम है, रिवॉल्यूशन से पहले वाली जो व्यवस्था है
उसके लिए एक वर्ड आमतौर पे यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम पूछेगा ओल्ड रिजीम से आप क्या समझते हैं, तो ओल्ड रिजीम क्या है, ये वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है जो फ्रांस में 1789 के रिवॉल्यूशन से पहले स्थित थी। इस ओल्ड रिजीम के तहत जो सिस्टम था कि बिना एक स्टेट जनरल नाम का एक संगठन होता था, स्टेट्स जनरल। ये स्टेट्स जनरल जो है आज के जैसे हम लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन था, और टैक्स सरकार तभी ले सकती थी जब उसकी अनुमति स्टेट्स जनरल के द्वारा जो है दी जाए। लेकिन स्टेट्स जनरल की बैठक कब होगी ये तय करने का अधिकार किंग को होता था। लास्ट जो इसका बैठक हुआ था, जो सिटिंग इसकी हुई थी स्टेट्स जनरल की, वो 1614 में हुई थी। लोग भूल भी चुके थे इसको कि इस नाम का भी कोई संस्था है। लेकिन जैसे ही बात किया गया कि अब टैक्स बढ़ाना कंपलसरी हो गया है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस टैक्स तभी हम देंगे जब स्टेट्स जनरल का असेंबली बुलाया जाए और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि टैक्स बढ़ाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में किंग ने 5 मई 1789 ऐसी स्थिति में 5 मई 1789 को किंग के द्वारा स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई, और ये जो मीटिंग बुलाई गई वो वर्साइल में बुलाई गई थी। 1789 5 मई 1789 को किंग के द्वारा स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में मैं पिछले क्लास में बताया था कि जो 3 स्टेट में जो डिवाइडेड है, ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो इस स्टेट्स जनरल की मीटिंग में फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, जबकि थर्ड स्टेट के टोटल 600 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ एक बात जो महत्वपूर्ण है उसको याद जो रखना है कि मैं बताया था कि थर्ड स्टेट कोई समरूप नहीं था सारे के, इसमें भी ऊंच नीच की यहाँ पे भावना व्याप्त थी। कुछ लोग अल्ट्रा रिच थे, जैसे मैं कल बताया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे हो गए, जैसे इसमें जो ट्रेडर्स हैं। तो ये जो 600 जो ये प्रतिनिधि हैं, ये 600 के 600 कहाँ के थे, तो थर्ड स्टेट के जो सबसे समृद्ध वर्ग था उसके ये प्रतिनिधि थे। इस स्टेट्स जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट के जो सबसे निम्न वर्ग के लोग थे, मतलब गरीब जो थे, जो गरीब किसान है, जो गरीब मजदूर है, उसको शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया। साथ ही साथ महिलाओं को भी स्टेट्स जनरल की मीटिंग में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। ये बात ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चंस आएंगे, आगे चीजें रिलेट होंगी। ये बात महत्वपूर्ण है कि 600 जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, वो थर्ड स्टेट के जो रिच कैटेगरी के लोग थे, उन लोगों के ये मेंबर्स थे। हाँ, ये जरूर किया गया था कि इनको क्या क्या डिमांड चाहिए था, उससे इनसे रिटर्न में मांगा गया था, और इन लोगों ने भी लेटर वगैरह दिया था कि हमारी ये मांगे हैं। स्टेट जनरल का जो चुनाव कराने का जो तरीका था वो ठीक वैसा ही है जैसे आज के डेट में, जैसे हम लोग हॉस्टल में हाउस वाइफ जैसे देखते हैं, जैसे 4 हाउसेस बॉयज के हैं, तो उसमें क्या है, हाउस वाइफ वोटिंग हो रहा है कि एक पूरे हाउस का वोट एक माना जाएगा। तो यहाँ पे जो वोटिंग पैटर्न था वो पूरे का पूरा एक जो स्टेट था उसका एक वोट माना जाता था। मतलब ये 300 हैं, इसमें से हो सकता है कोई पक्ष में ना हो, कोई उसका विपक्ष में हो, लेकिन ये सारे के सारे को वोट एक माना जाएगा, या तो यस होगा या नो होगा।
ठीक वैसे ही ये सेकंड स्टेट के टोटल वोट को 1 माना जाता था, थर्ड स्टेट के टोटल वोट को जो है वो 1 माना जाता था। इसका मतलब ये कि 3 स्टेट हैं यहाँ पे, कोई भी 2 स्टेट अगर आपस में गठबंधन कर लेता था, आपस में यूनाइट होके कहता था कि तो हम इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं, तो वो कानून पार हो जाता था। अब आप खुद सोचिए, क्या ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कभी ये सोच चाहता ये कि टैक्स हमसे भी लिया जाए? कभी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि प्रिविलेजेस क्यों कोई छोड़ना चाहेगा? जो अधिकार मिले हुए हैं, अधिकार आसानी से कोई छोड़ता नहीं है, इतने दयालु तो है नहीं। अगर इतने ही दयालु होते तो फ्रांस में तो ये क्रांति ही नहीं हुई रहती। तो यहाँ जो वोटिंग पैटर्न था ये स्टेट वाइज था, और इस वोटिंग पैटर्न का राजा जो है समर्थक था। वो चाहता था कि इस बार भी वोटिंग जो है इसी तरीके से हो, स्टेट वाइज ही हो। लेकिन थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने इस तरह के वोटिंग पैटर्न का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि वोटिंग पैटर्न को चेंज किया जाए, और वोटिंग जो है वो स्टेट वाइज ना होके एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए। मतलब जितने टोटल मेंबर्स हैं उन सभी लोगों का एक एक वोट होना चाहिए, और वो जो मेजॉरिटी से निर्णय करेंगे वो माना जाएगा। और इस बात को मनवाने के लिए वो किंग पे दबाव डालने लगे। राजा लेकिन झुका नहीं उसके आगे। राजा जब झुका नहीं तो ये लोग कुछ समय के बाद वो जो वर्साई में जो स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही थी उसका वॉकआउट कर दिया, बाहर निकल गए वो इससे। जैसे बाहर उसके ठीक स्टेट जनरल की जहाँ मीटिंग हो रही थी उसके ठीक बाहर जो है टेनिस कोर्ट हुआ करता था, उस टेनिस कोर्ट में ये लोग धरने पर बैठ गए, और उन्होंने ये कहा कि वास्तव में फ्रांस की जनता के हम ही लोग जो हैं आवाज़ हैं, हम ही लोग वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम लोग ये कसम खाते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें जिसमें राजा के पावर्स को कम करने की बात कही गई हो। मामला काफी टेंस हो गया। आपको क्या लगता है, राजा आसानी से मान जाता? राजा जो है वो इन लोगों के मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया। ठीक इसी समय 1789 का ही ये साल है, ठीक इसी समय कड़ाके की ठंड सुदूर गांवों में फ्रांस के पड़ी थी, जिसके कारण फसलें खराब हुई थी। फसलें खराब हुई थी तो फिर क्या? इसका मतलब शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, उत्पादन कम हुआ। और अभी देखिए देश में कैसे कोरोना है, कोरोना के कारण क्या कर दिया गया है? लॉकडाउन कर दिया गया है। और लॉकडाउन करने के कारण जो वस्तुएं हैं उनका जो है जो डिमांड है वो तो एज इट इज है, पर सप्लाई उस तरह का नहीं रह गया है, जिसके कारण वस्तुओं की जमाखोरी की जाने लगी है और वस्तुओं को ऊंचे दाम पे बेचा जा रहा है। सेम वही काम 1789 में फ्रांस के व्यापारी भी कर रहे थे। वो लोग जब देखें कि फसल खराब हो गई है तो जबरन जो है वो सामान इकट्ठा करने लगे, कालाबाजारी करने लगे और मुंह मांगा दाम पे सामानों को बेचने लगे। राशन की दुकानों पे मीलों लंबी लाइनें लगने लगी। इससे परेशान होकर वहाँ की महिलाएं जो हैं दुकानों पे अटैक करती थी और दुकानों को लूटा जाने लगा। ऐसे ही समय में ये अफवाह फैल गई कि राजा जो है नागरिकों को दंड देने के लिए पेरिस में आर्मी को बुला लिया है, सेना को बुला लिया है। और जब ऐसी अफवाह फैली, ऐसा कुछ एक्चुअल में था नहीं, लेकिन लोगों के बीच ये रूमर्स फैल गया था। तो ये रूमर वाली घटना पहले भी है। पहले व्हाट्सएप भले ही ना हो, फेसबुक वाला यूनिवर्सिटी भले ना हो, लेकिन अफवाहों का बाजार पहले भी गर्म हुआ करता था। एक जगह से दूसरे जगह गलत खबरें फैलने में देर नहीं लगती हैं। इसीलिए आप लोग जरा सा सावधान रहिएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक में जब खबरें आप पढ़ते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उसको फॉरवर्ड करते हैं तो उसको सतर्क रहना है, अपने तर्क पे उसको कसना है कि क्या ये लॉजिकल है। लॉजिकल लगे उसको अगर सत्यापित कर ले तभी आगे उसको फॉरवर्ड कीजिएगा, वरना कभी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, राजा ने ऐसा अफवाह फैला कि राजा जो है आर्मी को पेरिस में बुला रहा है। पेरिस में जो है एक कारागार था जिसका नाम था बास्टिल।
इस बास्तिल में जो राजा के विरोधी लोग थे उन लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा जाता था। साथ ही साथ जनता के मन में ये भी था कि इस बास्तिल के किले में औजारों का बहुत बड़ा जो है, हथियारों का बहुत बड़ा जो है जखीरा यहाँ पे। उनको लगा कि अगर बास्तिल पे हमला कर दिया जाए तो चूंकि आर्मी आ रही है तो उससे लड़ना है, तो हम लोगों के पास हथियार हो जाएंगे। लोगों ने क्या किया, 14 जुलाई 1789 ये वही दिन है जिस दिन क्रांति की शुरुआत हुई। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल की जेल पे हमला बोल दिया और बास्तिल के किले को ढा दिया, उसको गिरा दिया गया। ये दिन था जिस दिन बास्तिल का पतन हुआ था, वो दिन था 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। और इसी घटना से माना गया कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई है। अब आंदोलन चारों तरफ फैलने लगा, राजा पे चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा। और ये थर्ड स्टेट के लोग जो है वो टेनिस कोर्ट में बैठे हुए थे, अपना वो संविधान ड्राफ्ट कर रहे थे, राजा पे लगातार दबाव डाल रहे थे। राजा जब देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो उसने सितंबर आते आते उसने हथियार डाल दिया और उसने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी मांगे स्वीकार है, आप जैसा कहिएगा वैसा हम करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप फिर क्या हुआ कि फ्रांस में इसमें इसके कारण हुआ ये कि इन लोगों ने जो ये थर्ड स्टेट के जो रिच लोग हैं उन लोगों ने संविधान एक बनाया। उस संविधान में कई सारी ऐसी बातें कही गई जिसके कारण जो है फ्रांस थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया। जैसे पहला काम ये किया गया कि इन लोगों ने जो प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी जो था उसको समाप्त कर दिया। अब सबको इक्वालिटी का राइट इन लोगों ने दे दिया। प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी को प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी को एबॉलिश कर दिया। दूसरा काम इन लोगों ने किया कि चर्च की जो संपत्ति थी, चर्च के पास जो पैसे थे, उससे जमीन छीन लिया गया। तीसरा काम ये किया गया कि राजा के पास जो सारे पावर जो एक जगह इकट्ठा हुए थे, उस पावर को जो है उससे लेकर अलग अलग संस्थानों के पास दे दिया गया। और इस प्रकार जो मोंटेस्क्यू ने कहा था वो व्यवस्था यहाँ पे लागू कर दी गई। लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी। ये जो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे जिन लोगों ने टेनिस कोर्ट के सामने जो है धरना प्रदर्शन किया था, उन लोगों ने अपने आप को ये माना या वास्तव में ये जो फ्रांस है, फ्रांस की वास्तविक जो है हम लोग सभा हैं। और उन लोगों ने अपना नाम जो है वो नेशनल असेंबली रख लिया, राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली। उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली कहा और नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया उस संविधान में ऐसे कई सारे प्रावधान किए जिससे प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी समाप्त हो गई वहाँ पे। लेकिन एक बात और किया गया, ये तीन क्लियर है। ये लेजिस्लेटिव पिछले बार भी कहा था कि ये काम क्या करेगा, ये लॉ बनाएगा, टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको लागू करवाना, जबकि जुडिशरी का काम था सजा देने का काम करना, जो है जुडिशरी का काम था। इसके अलावा इन लोगों ने एक कानून ये भी बनाया कि राजा जो है वो एब्सोल्यूट पावर का यूज नहीं कर सकता है। पहले क्या था कि राजा के मन में, राजा के मुंह से जो भी शब्द निकल गए वही कानून हो जाते थे। लुई 16 से पहले एक राजा हुआ करता था, लुई 14, काफी पावरफुल राजा था। उसका एक फेमस कथन भी है, वो कहता था आई एम द स्टेट। मतलब स्टेट कौन है? मैं हूँ। राज्य कौन है? मैं हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वही कानून है। तो इन लोगों ने क्या किया कि राजा के एब्सोल्यूट पावर को समाप्त कर दिया और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स दिए गए थे, किंग उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। और इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं कि फ्रांस इसके बाद से क्या बन गया?
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हिंदी में कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक तो है मोनार्की सिस्टम, सिंपल सा, ये है मोनार्की, राजतंत्र। मोनार्की का मतलब क्या कि राजा जो है वो एब्सोल्यूट पावर का यूज करेगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगा, जो मर्जी आएगा सो करेगा, जो मन में आएगा वो कानून बना देगा। एब्सोल्यूट पावर मोनार्की में रहता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा का पावर एब्सोल्यूट नहीं होता है, बल्कि राजा के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिटेड कर दिया जाता है। मतलब किंग जो है मनमाना काम नहीं कर सकता है, वो वही काम करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको परमिट करे। तो नेशनल असेंबली के द्वारा जो है, जो संविधान बनाया गया, उसमें जो है फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दिया गया। इसका मतलब फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम था वो बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। एक काम और किया गया कि चूंकि अब कानून बनाने का काम जो है लेजिस्लेचर का था, तो लेजिस्लेचर के लिए सदस्यों का चुनाव होता था, और वोटिंग राइट्स के आधार पे लोगों को जो है दो ग्रुप्स में बांट दिया गया, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में वो लोग आते थे जो कम से कम 3 दिन के बराबर मजदूरी देने की बराबर जो है वो राज्य को कर देने की हैसियत रखते थे। साथ ही साथ उनको मेल होना जरूरी था, पुरुष होना था, प्लस 25 इयर्स मिनिमम उनका एज होना चाहिए था। मतलब वो सारे मेल जो मिनिमम 25 इयर्स के हों, प्लस 3 डेज का लेबरर्स का वेज देने के बराबर टैक्स देने की हैसियत रखते हो, उनको एक्टिव सिटीजन माना गया और इनको वोटिंग राइट्स दिया गया। तो फिर पैसिव सिटीजन किसको कहा गया? वो सारे मेल जो बिलो द एज ऑफ 25 इयर्स हैं, या प्लस वैसे मेल जो 25 प्लस होने के बावजूद 3 दिन की मजदूरी के बराबर राज्य को कर नहीं देते हैं, प्लस सारी की सारी महिलाओं को पैसिव सिटीजन माना गया। मतलब ये कि महिलाओं को पूरी तरीके से वोटिंग राइट्स देने से मना कर दिया गया। समझ में आ रहा है ये? तो ये अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, फाइनली जो है वो 1791 में ये बन के तैयार हुआ। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के ही ये जो है प्रोविजंस थे, ये इसकी विशेषता थी, ये प्रावधान थे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। क्वेश्चन अक्सर आता है कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में क्या अंतर है, तो मेरे हिसाब से आपको बता देना चाहिए कि एक्टिव सिटीजन कौन है, पैसिव सिटीजन कौन है। तो एक्टिव सिटीजन वैसे पुरुष हैं, वैसे मेल हैं जो मिनिमम 25 इयर्स ऑफ एज के हैं, साथ ही साथ वो जो है उतनी हैसियत रखते हैं कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर दे पाएँ, जबकि सभी महिलाओं को और वैसे पुरुषों को जो 25 वर्ष के कम के हैं, तथा वैसे पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर राज्य को कर देने की हालत में नहीं है, उनको पैसिव सिटीजन माना गया। सीधा सा यहाँ पे दिख रहा है कि वही इसका लाभ किसको मिलेगा, तो इसका लाभ थर्ड स्टेट के जो रिच लोग हैं, यहाँ वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने ही रिवॉल्यूशन का 1789 वाले रिवॉल्यूशन का नेतृत्व किया था। तो जो कानून उन्होंने बनाया उसका सारा फायदा जो है इन लोगों को मिला। नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक से था। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि फिर इसके कारण जो है फ्रांस में फिर जो है घटनाएं किस तरीके से तेजी से बदलती हैं। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो घटनाओं को आप रिलेट नहीं कीजिएगा तो चैप्टर जो है थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा, तो एक बार इसको कीजिएगा। और एक बात बता दूं कि आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने 8 से 9 बजे रात का समय जो है आपके डाउट क्लियरेंस का सेशन रखा है। आप फ्री हैं 8 से 9 के बीच में मुझसे बात करने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8789
430188। लेकिन ये याद रखना है 8 से पहले कॉल नहीं कीजिएगा और 9 के बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग इसी को चैप्टर बड़ा है तो समय लगेगा अभी। अगले क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क आप लगातार करते रहिए। हैव ए नाइस डे।